चलो जी, एसपीएम चैप्टर 4 का हम लोग रिवीजन कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। 2 वीडियोज हमने इस पे ऑलरेडी बना रखा है। टॉपिक अगर देखें एसपीएम इस चैप्टर का, तो 3 टॉपिक है इस चैप्टर में। इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट नाम का चैप्टर होगा, एक होगा रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा है कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है कॉर्पोरेट फेल्यूर। सो रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट पे ऑलरेडी आपको वीडियो दे रखे हैं हम, उसको जा करके देख लीजिए। ये जो होगा तीसरा वीडियो होगा ऑन कॉर्पोरेट फेल्यूर। तो स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट फेल्यूर क्या होता है? बहुत इजी टॉपिक है कॉर्पोरेट फेल्यूर। देखिए, कॉर्पोरेट फेल्यूर का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू कंपनी, क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू कंपनी कीजिंग ऑपरेशन, ठीक है। इट रेफर टू कंपनी कीजिंग ऑपरेशन फॉलोइंग इट्स इनएबिलिटी टू मेक प्रॉफिट और ब्रिंग इन इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स एक्सपेंसेस और कॉल्ड कॉर्पोरेट फेल्यूर। मतलब सिंपल सा बात है। देखो सर, मेरा इनकम है 100 रुपये का और मेरा खर्चा है 120 रुपये का, तो हम तो उतना भी नहीं कमा पा रहे हैं ना जितना मेरा खर्च है, ठीक है। समझ रहे मेरा बात? तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट फेल्यूर, ठीक है। फिर आता है दिस कैन कवर एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर मैनेजमेंट। ये कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? तो ये बोलता है ये पुअर मैनेजमेंट के कारण हो सकता है। बिजनेस का मैनेजमेंट सही नहीं हो, पुअर मैनेजमेंट स्किल के कारण हो सकता है। इनएबिलिटी टू compete और इवन इनसफिशियंट मार्केटिंग के कारण हो सकता है, ठीक है। इसका लक्षण क्या है? जैसे हर एक बीमारी का लक्षण होता है, वैसे इसका लक्षण क्या है, सिम्टम। तो ये इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनका प्रॉफिटेबिलिटी लो होगा, लो प्रॉफिटेबिलिटी। हाई गियरिंग मतलब वो अपने डेट में ही ज्यादा पड़ा है। मतलब उसके यहाँ अगर 500 रुपये का 5 लाख का बिजनेस है तो हो सकता है 3 लाख डेट का हो पैसा और 2 लाख खुद का पैसा हो, शेयर का पैसा हो, कैपिटल का पैसा हो, ठीक है। तो ये हाई गियरिंग। एंड थर्ड वन इज लो लिक्विडिटी। उसके पास कैश नहीं होता है। कैश का लिक्विडिटी समझते हैं ना, लिक्विडिटी बिजनेस में जो कैश का लिक्विडिटी है, लो लिक्विडिटी है। ये सिम्टम है कॉर्पोरेट फेल्यूर का। अब आता है कि कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस एनालिसिस का कारण क्या क्या है, किस किस कारण से कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो देखो, मैट में इन सब के बारे में डिटेल लिखा हुआ है। ये जितना भी आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल काउजेज, वर्किंग कैपिटल काउजेज, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, मिस मैनेजमेंट, ओवर एक्सपेंशन, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, पुअरली स्ट्रक्चर बोर्ड, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ये सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। बट आप खुद सोचो इसके बारे में एक मतलब आप इसको आराम से समझ सकते हो। देखो जी, टेक्नोलॉजिकल काउजेज है, क्यों इसमें क्या एनालाइज कर पाएंगे हम लोग? इसमें हम लोग क्या एनालाइज करेंगे, ये देखेंगे कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर हम आउटडेटेड सिस्टम अपना रहे होंगे, तो हमारा बिजनेस ऑब्वियस सी बात है, हम अपने कंपटीटर के सामने पीछे हैं जी, ठीक है। क्योंकि कंपटीटर अगर अपडेटेड और बहुत सारा इनोवेट कर रखा है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट का कॉस्ट है, सर्विस का कॉस्ट है, उसका मिनिमम होगा, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेशन से बहुत सारे कॉस्ट सेविंग होते हैं। तो ये सारे कारण हैं। वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, आपके पास वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, आपको इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, मिस मैनेजमेंट हो रहा है, आप हद से ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, आपका मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर रहा है, समझ रहे हैं। आपका बोर्ड का जो स्ट्रक्चर वो पुअरली है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, मतलब आपके पास पूंजी ही नहीं है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने पूरा इन डिटेल में लिखने की कोशिश, मतलब लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, बट इन केस अगर आपको किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मैट एक बार रेफर करना, एक बार मैट से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है सर। चलो जी, तो कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस एनालिसिस में ये सारे कारण है कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस एनालिसिस का। चलिए नेक्स्ट आता है हम लोग का
पेज नंबर 13, इसे मैं जूम कर दूं, गुड, थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ जी, बस। चलिए अब नेक्स्ट बात करता है काउजेज ऑफ सीकनेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। मतलब एक प्रोजेक्ट आपका बीमार हो सकता है, किस कारण से बीमार हो सकता है, ठीक है। कहीं पे आप पैसा लगा रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, तो प्रोजेक्ट आपका बीमार हो सकता है। किस कारण से बीमार हो सकता है? देखो दो कारण है, एक तो है जी इंटरनल काउजेज, एक है एक्सटर्नल काउजेज। इंटरनल काउजेज जो है उसमें देखो क्या लिखा है मैंने, मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज कंट्रोल ओवर हेयर। मतलब इंटरनल कारण जो है उस पर ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उस पर उसका कंट्रोल हो सकता है और इसको वो रिड्यूस कर सकता है, इसको वो रिड्यूस कर सकते हैं जी। मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्सटर्नल काउजेज जो है, एक्सटर्नल काउजेज में जो आप देखोगे उसमें क्या क्या कारण हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई प्लान, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट का कोई एक्शन, फेलियर ऑफ मॉनसून, सीजन उस हिसाब से नहीं है, अलाइड इंडस्ट्रीज आपके सामने ऐसा है कि आप उससे कम्पीट नहीं कर, दिस इज द एक्सटर्नल काउजेज। इमरजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कंपटीटर, ठीक है, या और भी कई कारण है। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज ए लिटिल कंट्रोल, इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, लिटिल कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनेजमेंट का नहीं है, ठीक है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या क्या एरियाज हैं और कौन कौन सा स्टेजेस हैं जहाँ पे एक प्रोजेक्ट में इस तरह का बीमारी या काउज सिकनेस हो सकता है, क्या क्या स्टेजेस हैं। तो देखो एक तो है सबसे पहला चीज़, जब सबसे पहला काम क्या होता है, कहीं भी अगर हम पैसा लगाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट करते हैं कि किस जगह पे पैसा लगाना है या किस काम में मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए, दैट इज द प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में आपका यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा, ये एरिया है सबसे पहला। दूसरा, जब हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं वहाँ देखना पड़ेगा, मार्केटिंग करते हैं वहाँ देखना पड़ेगा, इस पूरा प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे पास जो फाइनेंस का ज़रूरत होता है वो पैसा लाते हैं वहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। जनरल एंड पर्सनल एडमिन का स्टेजेस है, ये सब भी देखना पड़ेगा जो मैनेजमेंट करता है, ठीक है जी। तो इन सब जगहों पर या इन सब एरिया है जहाँ पे आपको अपने काउजेज ऑफ सिकनेस ऑफ प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट का सिकनेस एग्जिस्ट कर सकता है जी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, ये छोटा टॉपिक है, कॉर्पोरेट फेलियर, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा, लेस देन 15 मिनट का वीडियो होगा ये। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका द मॉडल्स टू प्रेडिक्ट कॉर्पोरेट फेलियर, कि कितने मॉडल्स हैं जिससे हम कॉर्पोरेट फेलियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर फॉलोइंग मॉडल्स। पहला जेड स्कोर, ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यही एक इम्पॉर्टेंट है, आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, और कोई मॉडल पढ़ना भी नहीं है आपको, अर्जेंटी मॉडल, वीके मॉडल और भी कई अदर्स बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आपके मैट में है भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग को यही मॉडल पढ़ना भी है, और ये जो मॉडल है ये मॉडल में हम लोग 3 तरह का पढ़ेंगे, ठीक है, 3 तरह का पढ़ेंगे हम लोग, 3 एनालिसिस किया गया था ऑल्टमैन द्वारा, ठीक है। आगे पढ़ लेंगे, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। एक है ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल, ये इनका एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑल्टमैन। ये अब डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ पे 33 ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किए थे, जिसमें 22 अकाउंटिंग सर्विसेज का था, वो ठीक है, वो सब ठीक है, वो उतना करने की जरूरत है नहीं, बस सिंपल सा चीज़ समझो, जितने भी हम लोग अकाउंटिंग रेशियो करते हैं उसमें से इन्होंने 5 रेशियो को सिलेक्ट करा जी। प्रोफेसर ऑल्टमैन सेलेक्टेड 5 रेशियो which had been deemed as the best predictor of a corporate distress prediction, ठीक है। The purpose of the 5 selected ratio are as follow, और सबके पीछे उनका एक पर्पस था। एक तो था कि लिक्विडिटी पोजीशन का मेजरमेंट करने के लिए, एक था कि जो बिजनेस इन
अर्निंग कर रहा है, वो अर्निंग करने के बाद जैसे होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो पढ़ेंगे आप लोग, जैसे अगर कंपनी 100 रुपया कमा रही है तो क्या 100 रुपया डिविडेंड बांट देती है? नहीं, इसमें 20 रुपया बांटती है, 80 रुपया रख लेती है। तो ये 80 रुपया को क्या करता है वो लोग, 80 रुपया के लोग री इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? री इन्वेस्ट करता है प्रोजेक्ट में, जहाँ पे पैसा लगा रखा है उसी में री इन्वेस्ट करता है। तो ये देखना पड़ेगा कि री इन्वेस्टमेंट पर जो होने वाला अर्निंग है, री इन्वेस्टमेंट पर जो होने वाला अर्निंग है वो उतना अर्निंग है कि नहीं जितना ये शेयर होल्डर बाहर में 20 रुपये में कमा लेता। समझ रहे हैं मेरा बात? तो ये भी मेजरमेंट चेक करेगा, मेजरमेंट ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग ऑफ द फर्म। ठीक है, फिर है मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक से ध्यान रखना, एक है लिक्विडिटी, दूसरा है री इन्वेस्टमेंट पर होने वाला अर्निंग, तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी, और चौथा है मेक श्योर उसका जो फाइनेंशियल लिवरेज का कंडीशन है वो सही होना चाहिए। इसके लिए ये रेशियो उठाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज का रेशियो उठाएगा। और देखेगा जी सेल्स से जो मेरा असेट, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये होता है सेल्स जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ द फर्म्स असेट। फर्म्स असेट के पास कितना एबिलिटी है सेल्स जनरेट करने का। ठीक है, तो ये रेशियो, तो ये 5 इंपॉर्टेंट उनको लगा और इन्हीं 5 पर वो प्रेडिक्शन करते हैं जी। ठीक, 1968 में वो एक फंक्शन डेवलप किए 1968 में। ठीक है, 1968 में जो डेवलप किए, इसमें इन्होंने एक फॉर्मूला तैयार करा और फॉर्मूला में इन्होंने बताया कि देखो भाई ये फॉर्मूला लगाओ और इसका एनालिसिस करके बताया कि अगर इससे अगर आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इतना वैल्यू आएगा तो ये मानेंगे, इससे इतना से इतना वैल्यू आएगा तो ये मानेंगे। तो इनका एक फॉर्मूला है z इज इक्वल टू, जेड को जी भी लोग बोलते हैं, z इज इक्वल टू 1.2x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3x3 0.6x4 प्लस 1 इंटू x5। जेड तो है ओवरऑल इंडेक्स जिससे हम लोग पता लगाएंगे, जेड का वैल्यू से हम लोग एनालिसिस करेंगे। x1 में इन्होंने क्या करा जी, शुरू से जैसे सीक्वेंस हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे लिक्विडिटी का रेशियो निकाला है, री इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग रेशियो निकाला है, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का अर्निंग रेशियो निकाला है, यहाँ पे लीवरेज पता किया है और यहाँ पे सेल्स जनरेटिंग एबिलिटी पता किया है। तो x1 में वर्किंग कैपिटल टू टोटल असेट का जो रेशियो निकलेगा उसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे, 1.2 इंटू से मल्टीप्लाई कर देना। x2 में जो रिटेन अर्निंग के साथ टोटल एसेट का जो रेशियो होगा उसका वैल्यू को 1.4 से मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली EBIT का टोटल एसेट के साथ जो वैल्यू होगा उसको 3.3 से मल्टीप्लाई कर देना और सबको सम कर देना जी। x4 में मार्केट वैल्यू, ध्यान देना या मार्केट वैल्यू है, एक और 90, नेक्स्ट आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, एक और निकाले थे ये फंक्शन जहाँ पे मार्केट वैल्यू चेंज हो जाता है बुक वैल्यू में। ठीक है, तो वो नेक्स्ट है जी। यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट, ये तो लीवरेज है ये। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होगा इसको आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना और सेल्स टू टोटल असेट को आप रेशियो निकाल करके 1 से मल्टीप्लाई कर देना और इन सब को सम कर देना। ठीक है, सम करने के बाद कुछ आपके पास वैल्यू होगा, अब हम करेंगे एनालिसिस उस वैल्यू से कि वो फर्म का क्या स्थिति है। तो देखो जी, अगर एनालिसिस जब हम करने जाते हैं तो अगर इसमें जो वैल्यू आएगा, जेड का जो वैल्यू आएगा अगर 2.99 से ज़्यादा आएगा तो हम लोग बोलेंगे फर्म बिलोंग टू नॉन बैंकरप्ट क्लास। ठीक है, मतलब फर्म का स्थिति बिल्कुल सही है जी, नॉन फेल्ड स्थिति में है और नॉन डिस्ट्रेस फर्म है, अच्छा चल रहा है। अगर जेड का वैल्यू 1.81 से कम आएगा, 1.81 से कम आएगा तो हम बोलेंगे फर्म बिलोंग टू बैंकरप्ट क्लास, मतलब अब तो भैया इसका दिवाला निकलने वाला है, ये फेलियर है अपने ऑपरेशन में, ये डिस्ट्रेस, बिल्कुल डिस्ट्रेस से गुजर रहा है जी। ठीक है, और अगर जेड का वैल्यू 1.81 या उससे ज़्यादा और 2.99 या उससे कम आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है जी, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो स्थिति है ये मिक्सचर स्थिति है फेल्ड और नॉन फेल्ड का। ठीक है जी, फेल्ड और नॉन फेल्ड का मिक्सचर स्थिति है। यहाँ पे आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है और ये पता लगाना पड़ेगा कि इसका सॉल्वेंसी स्टेटस क्या है। ठीक है, ये एनालिसिस होता है जेड स्कोर से। अब देखो जी, 1983 में इन्होंने फिर से एक फंक्शन डेवलप करा और वो फंक्शन जो है प्राइवेट हेल्ड फर्म पे अप्लाई कर रहा है इन्होंने। ठीक है, 1983 में इन्होंने फिर से एक फंक्शन डेवलप करा और ये फंक्शन जो है प्राइवेट हेल्ड फर्म के साथ अप्लाई किया इन्होंने। इसमें फिर से रिवाइज किए अपने फॉर्मूला को। ठीक है, फॉर्मूला में ये सारे फैक्टर चेंज हो जाएंगे, 0.717 हो जाएगा, 0.847 हो जाएगा। इसको आप 2-3 क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर लेना, ये याद हो जाएगा प्रैक्टिस पे, सब कुछ वही रहेगा जी। x1 वहाँ पे भी था, वर्किंग कैपिटल
टोटल एसेट, X2 रिटेन अर्निंग टू टोटल एसेट, EBIT टोटल एसेट। अब ये जो X4 का जो वैल्यू था वहाँ पे ध्यान देना, वहाँ पे हम लोग लेते थे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे हम लोग लेंगे बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाई टोटल लायबिलिटी, ठीक है, और सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे जो जेड का वैल्यू आएगा, अगर इसका एनालिसिस क्या इन्होंने करा कि अगर जेड का वैल्यू 2.9 से ज़्यादा आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये फर्म सेफ जोन में है। अगर जेड का वैल्यू 1.23 से कम आता है तो हम लोग बोलेंगे फर्म का स्थिति डिस्ट्रेस जोन में है। और अगर जेड का वैल्यू 1.23 या उससे ज़्यादा और 2.9 या उससे कम आएगा तो हम लोग बोलेंगे ये फर्म ग्रे जोन में है। क्लियर है? क्लियर है सर। नेक्स्ट, चलो जी। जेड स्कोर बैंकरप्सी मॉडल, जेड स्कोर बैंकरप्सी मॉडल इन्होंने ये जो है मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियल, नॉन मैन्युफैक्चरर, इमर्जिंग मार्केट के लिए बैंकरप्सी पर्पज से इन्होंने एक फंक्शन तैयार करा। और इसमें ये फंक्शन क्या बताते हैं, Z इज इक्वल टू 6.56 x1 प्लस 3.26 x2 प्लस 6.72 x3 प्लस 1.05 या आई थिंक 03 है, किताब देखना पड़ेगा मुझे, 0305 x4, ठीक है। अब ये x1 जो है ये वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, हम लोग शुरू में पढ़े थे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। x2 हमारा रिटेन अर्निंग के साथ टोटल एसेट को निकाला गया है जी। x3 हमारा EBIT और टोटल एसेट के साथ निकाला गया है। X4 हमारा बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी निकाला गया है। X5 को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, सेल्स को छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या एनालिसिस किया गया कि अगर जेड का वैल्यू 2.60 होगा तो हम लोग सेफ जोन में उसको समझेंगे, और अगर जेड का वैल्यू 1.1 से नीचे होगा तो हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रेस जोन में है, और इन दोनों के बीच में होगा तो ग्रे जोन में है, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन आप लोग स्कैनर से एक बार गो थ्रू जरूर से हो लेना, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है जो पीछे का जो 2 मॉडल है उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक। लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक NCEAR मॉडल, NCAER मॉडल, ठीक है। NCAER मॉडल में देखो क्या होता है, ये भी कॉर्पोरेट फेलियर का प्रेडिक्शन करता है, और इसके अंतर्गत इस मॉडल के तहत एज पर दिस मॉडल इफ फॉलोइंग 3 एलिमेंट आर प्रूव टू बी पॉजिटिव, ठीक है। इस मॉडल में देखो तीन रेशियो हम लोग निकालेंगे, 3 रेशियो, ठीक है, 3 चीज निकालेंगे, और तीनों एलिमेंट अगर पॉजिटिव आ गया तो जो इंडस्ट्री होगा वो इंडस्ट्री हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियली वाइबल है, सही है, ठीक है। तो क्या क्या है जी, एक तो उसका कैश प्रॉफिट पोजीशन निकालेंगे, दूसरा हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन निकालेंगे, और तीसरा हम लोग निकालेंगे नेट वर्थ कैपिटल पोजीशन, ठीक है। ये प्रॉफिटेबिलिटी पर्पज से है, ये लिक्विडिटी पर्पज से है, और ये सॉल्वेंसी पर्पज से है, ठीक। तीनों चीज आप निकाल लो, तीनों पॉजिटिव है तो समझो कि बहुत अच्छा है स्थिति उसका। अच्छा, इसमें से कोई एक एनीवन कोई एक अगर निगेटिव पता लग जाता है, कोई एक निगेटिव आता है, तो आप मान के चलना फर्म का जो है टेंडेंसी जो है सिकनेस की तरफ चल रहा है, मतलब अब थोड़ा बीमार हो रही है वो इंडस्ट्री, वो बिजनेस, वो कंपनी, ठीक है। आपको उसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स फर्म हैज अ टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग सिक, ठीक। अच्छा, अगर इसमें से किसी भी दो का, ऐसा नहीं कि कोई ये और ये, कोई भी 2 अगर निगेटिव पता लग गया, निगेटिव आ गया, ठीक, तो हम लोग बोलेंगे कि ये भैया फर्म में भी पॉजेस इंसिपिएंट सिकनेस, अब ये सिकनेस में एंटर हो चुका है जी, ठीक है, ठीक है जी। और अगर तीनों अगर निगेटिव आता है, अगर तीनों के तीनों निगेटिव आता है तो फर्म में भी कंसिडर द फुल्ली सिक, ये कंपनी या फर्म बीमार हो गई है, ठीक है। एक ये भी मॉडल है NCAER मॉडल, इससे भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है। NCAER मॉडल क्या होता है, इसके बारे में सिंपल बोलना, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन निकालेंगे, लिक्विडिटी पोजीशन निकालेंगे, सॉल्वेंसी पोजीशन निकालेंगे। तीनों पॉजिटिव आएगा फाइनेंशियल वाइबल है, एक भी अगर निगेटिव आया तो फर्म सिकनेस में जाने का अब इसका स्थिति आ गया है। अगर दो निगेटिव आ गया तो समझना कि सिकनेस ऑलरेडी इसको हो चुका है, लेकिन सुधारा जा सकता है। और अगर तीनों के तीनों नेगेटिव आ गया तो समझना कि फुल्ली सिक है ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स इट। इस चैप्टर का
ऑलरेडी आपको हम 2 रिवीजन वीडियो दे दिए थे, और ये रिवीजन करने के बाद आपके पास, आप देख लेना, स्टडी मैट को रेफर कर लेना। कोई भी पॉइंट आई डोंट थिंक कि मैंने कोई स्किप करा है, बट अगर कोई हमने पॉइंट स्किप करा है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लियो। और ये जो नोट्स है, ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा। पहले मैं व्हाट्सएप पे सबको बोलता था मैसेज करो, या व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है उस पर ज्वाइन करो। व्हाट्सएप में बहुत सारे डिमेरिट्स क्या मतलब, ठीक है, लिमिटेशंस है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर व्हाट्सएप पे सही नहीं है मुझे, तो उनको इंडिविजुअल मुझे भेजना पड़ता था, डाउनलोड करो भेजना पड़ता था। तो मैं इन सब से बचने के लिए एक टेलीग्राम तो सब बच्चे यूज करते हैं आजकल, ठीक है। टेलीग्राम पे चैनल है, इसका लिंक मैं दे दूंगा। ऐसे चैनल आप सर्च करना हमारे नाम से, CA में राकेश रंजन के नाम से, ठीक है। आप वहाँ पे इसमें आप जुड़ जाना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ये नोट्स मैं आपको वहाँ पे रख दूंगा जी, ठीक है। इसके साथ ही साथ SPM का मैंने SPM चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का भी मैंने वीडियो डाला था, और इसका भी नोट्स है। मैं इसको भी मैं इस चैनल पे जा करके सेव कर दूंगा जी, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लियो, ठीक है। इसके साथ ही साथ चैप्टर 1 to 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ CMAD पेपर नंबर 19 का हम पूरा रिवीजन, जो वीडियो तो है ही, इसका पूरा जो नोट्स है आपका, हम उसको भी वहाँ पे रख देंगे जी। पूरा का पूरा नोट्स, चार नोट्स है। एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही में डाला हुआ है, ऑल इन वन करके फाइल है, ऑल इन वन प्रैक्टिकल पहला होगा, फिर एक होगा, और 3 अलग अलग नोट्स होगा जी। एक सेपरेट नोट होगा सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर के, ये भी मैं वहाँ पे आपको सेव कर दूंगा जी, ठीक है जी। बने रहते हैं हम लोग, मिलते हैं फिर आगे के चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करने के साथ साथ। थैंक यू।